वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर में। तो आज हम सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी भी सिंक्रोनस मशीन में डेल्टा आप इंक्रीज करोगे तो पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आर्मेचर करंट IA, पावर, ईएमएफ, डेल्टा और रिएक्टेंस, इन सब चीजों के बीच में क्या रिलेशन होता है, किसको इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। क्योंकि कल ही एक स्टूडेंट ने मैंने पूछा था टेलीग्राम पे, तो बच्चों ने बताया कि इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में और आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको किसी भी जनरेटर के आउटपुट पावर को कंट्रोल करना है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, कंट्रोल एक्साइटेशन या थ्रू एक्साइटेशन। थ्रू, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थ्रू एक्साइटेशन और दूसरा, पहला एक्साइटेशन के थ्रू हम आउटपुट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा बाय वेरिंग स्टीम इनपुट। बट इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, जब हम एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं तो क्या चेंज होता है, हमेशा रिएक्टिव पावर चेंज होता है। एक्टिव पावर कभी भी चेंज नहीं होता। पी हमेशा कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। बट अगर हम स्टीम इनपुट को वेरी करते हैं, अगर हम स्टीम इनपुट को वेरी करते हैं तो हमारा एक्टिव पावर चेंज होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम करेंगे, बस ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करते हैं, पहला केस लेके चलते हैं, चेंज द एक्साइटेशन। तो अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो ऊपर मैंने आपको बताया कि रिएक्टिव पावर हमारा चेंज होगा, बट एक्टिव पावर कांस्टेंट रहेगा। तो एक्टिव पावर के कितने फॉर्मूले हम जानते हैं, हमने बेसिक दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। P इज इक्वल टू VT EA अपॉन XS साइन डेल्टा, एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू VT IA cos फाई। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा P क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर P की वैल्यू कांस्टेंट है तो VT EA अपॉन XS साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे VT IA cos डेल्टा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब एक चीज आपने देखा होगा कि हम हमेशा अपने जनरेटर को किससे कनेक्ट किए हुए होते हैं, इनफाइनाइट बस बार से। हमारे जो जनरेटर्स हैं वो इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड होते हैं। जनरेटर्स आर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। अब ये इनफाइनाइट बस बार क्या होता है, कोई भी बस बार जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज तो हम अल्टरनेटर के केस में बोलते हैं, इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो। आप उस बस बार से अगर कुछ जनरेटर हटा लेते हैं या कुछ जनरेटर ऐड कर देते हैं, मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो उस बस बार का वोल्टेज कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए इनफाइनाइट बस बार को हम बोलते हैं ऐसी बस बार जिसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कांस्टेंट हो। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने इन जनरेटर्स को कनेक्ट किया हुआ है इनफाइनाइट बस बार से। इनफाइनाइट बस बार का मतलब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। क्योंकि हमने जनरेटर को इनफाइनाइट बस बार से जब कनेक्ट किया तो जनरेटर के टर्मिनल इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट हो गए, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया।
टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। सिंक्रोनस रिएक्टेंस वैसे ही हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो क्या बच रहा है हमारे पास कंडीशन, ई ए साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1 सेकेंड कांस्टेंट। ये कंडीशन बन गई एक्साइटेशन को कंट्रोल करने की। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखते हो इस फॉर्मूले में, तो टर्मिनल वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, तो आइए कॉस डेल्टा बराबर कांस्टेंट। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर। आई ए कॉस डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट और ई ए साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ई ए बढ़ रहा है तो साइन डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। सिमिलरली आई ए को अगर आप बढ़ा रहे हो तो कॉस डेल्टा को कम करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फेजर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, जहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हम समराइज करेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं फेजर में। तो ये मान लेते हैं हमने ले लिया टर्मिनल वोल्टेज को एज अ रेफरेंस। अब हमने लिया है यहाँ पे मान लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो टर्मिनल वोल्टेज से जो आर्मेचर करंट है वो लैग करेगा, तो ये पहली आर्मेचर करंट है, इसे ले लेते हैं IA1। और टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट का बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल। तो हम इसे ले लेते हैं φ1। अब ऊपर हमने दो केस देखे थे। पहला क्या देखा था कि IA cos फाई हमारा क्या है, कांस्टेंट, और EA साइन डेल्टा भी क्या है, कांस्टेंट। अब एक चीज मुझे बताइए, IA cos फाई, इस फेजर को देख के बताइए IA cos फाई वर्टिकल कंपोनेंट होगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो देखिए फाई एंगल के पास वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस होता है, तो IA ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा IA cos फाई। मतलब IA cos फाई कांस्टेंट है, मतलब ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, IA की जो वैल्यू है वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। ये लाइन क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है IA cos फाई को। करेक्ट, IA cos फाई कांस्टेंट क्यों है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब देखिए पूरा इक्वेशन क्या होता है, EA इज इक्वल टू VT प्लस IA एक्सेस, ये होता है पूरा इक्वेशन, हमें इसी को प्लॉट करना है। अब हमें चाहिए IA एक्सेस। तो IA एक्सेस यानी कि रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस करंट। तो ये अगर हमारी रेफरेंस करंट है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने क्या डाल दिया, IA एक्सेस। तो ये IA1 है, तो ये हो जाएगा एक्सेस। अब VT हमारे पास है, IA एक्सेस हमारे पास है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, EA। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं आपस में, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, EA1, राइट। अब एक और कंडीशन देखिए, हमने क्या डिराइव किया था, EA साइन डेल्टा क्या है, कांस्टेंट। EA साइन डेल्टा ऊपर हम देख चुके हैं। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा हमेशा टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच का एंगल होता है, तो ये वाला एंगल होगा डेल्टा, राइट। तो
ई ए साइन डेल्टा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन कांस्टेंट रहेगी, राइट। ये हो जाएगा ई ए साइन डेल्टा। अगर हम ई ए कॉस डेल्टा को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, एंगल के पास वाला कॉस होता है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा ई ए कॉस। तो ये आप याद रखिएगा, इसे लिख लेते हैं डेल्टा 1। चलिए अब हम करंट को, या आप यूं कहें कि एंगल को बढ़ाते हैं। तो अब हमने एंगल को बढ़ा दिया, आई ए 2, एंगल को हमने बढ़ाया, मतलब फाई 1, पहले एंगल चेंज हो गया, अब हो गया ये फाई 2। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें रिएक्टिव ड्रॉप चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका जो रिएक्टिव ड्रॉप है वो कुछ यहाँ पे आएगा, जिसे हम बोलेंगे आई ए 2 एक्सेस। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई ए 2, करेक्ट। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्मेचर करंट को लैग होता हुआ दिखाया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल वोल्टेज। तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हम क्या देख रहे हैं कि फाई हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखिए फाई 1 पहले यहाँ था, अब फाई 2 इंक्रीज हो चुका है। तो अगर हमारा फाई इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फाई इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉस फाई डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेल्टा पहले बड़ा था, पहले डेल्टा 1 था, अब क्या हो गया डेल्टा 2, यानी कि डेल्टा 2 इज लेस देन डेल्टा 1, मतलब डेल्टा डिक्रीज हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर डिक्रीज करने पे डेल्टा डिक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की। तो करंट को लीड करा दीजिए, सिंपल। तो करंट अब हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे, अब ये करंट है I3, ये करंट है I3, और I3 क्या कर रही है, लीड कर रही है VT से, ये है एंगल फाई 3, करेक्ट। तो इसके परपेंडिकुलर हम क्या डाल देंगे, रिएक्टिव ड्रॉप, जो कि हो जाएगा IA3 एक्सेस, IA3 एक्सेस। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा क्या, IA3, और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा 3। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आप क्या देख रहे हो, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, अगर हम पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि फाई की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, फाई हमारा बढ़ता जा रहा है, तो डेल्टा भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कॉस फाई डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। यहां से एक और चीज पता चलती है कि फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर ई ए कॉस डेल्टा,
ये कॉस डेल्टा की वैल्यू अब कहाँ पे आ गई है, या आप सीधे सीधे देखिए, ई की वैल्यू, पहले ईएमएफ इतना लंबा था, फिर ईएमएफ छोटा हो गया, अभी क्या है, लीडिंग के केस की बात कर रहे हैं, तो लीडिंग के केस में हमें E3 यहाँ पे मिल रहा है, EA3 यहाँ पे मिल रहा है। तो EA3 का जो मैग्नीट्यूड है वो आप चेक करिए, टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है या छोटा है। तो लीडिंग के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो छोटा है टर्मिनल वोल्टेज से। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, अंडर एक्साइटेड। और अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें, तो लैगिंग के केस में हमारा ये वाला करंट है IA1, जिसकी वजह से ईएमएफ क्या मिला है, EA1। तो EA का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ओवर एक्साइटेड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने जनरेटर लिया था या मोटर लिया था, बताइए। हमने यहाँ पे जनरेटर लिया था। तो जनरेटर के केस में जब हम जनरेटर को ओवर एक्साइट करते हैं तो जो जनरेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, और अगर हम जनरेटर को अंडर एक्साइट करते हैं तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। तो अगर आप मोटर के लिए बनाना चाहो तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमने अभी क्या देखा, फॉर जनरेटर ये डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहां से हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया, फॉर जनरेटर, जनरेटर को अगर हम ओवर एक्साइट करते हैं तो ये किस पे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। अगर हम इसे अंडर एक्साइट करते हैं तो ये हमेशा काम करता है लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो ये पहला केस हमने देखा जिसमें हमने कंट्रोल किया अपने एक्साइटेशन को। दूसरा केस हम लेके चलते हैं जिसमें हम कंट्रोल करेंगे स्टीम इनपुट को। तो केस 2 डाल लीजिएगा, चेंज द, नाउ चेंज द स्टीम इनपुट। इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टीम इनपुट में मैंने आपको क्या बताया था, क्यू चेंज होता है, बट सॉरी, क्यू हमारा कांस्टेंट रहता है, बट पावर, एक्टिव पावर हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर हम स्टीम इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्साइटेशन को तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन कांस्टेंट। एक्साइटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलिए तो देखते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ई ए वी टी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्साइटेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। टर्मिनल वोल्टेज हमारा वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि हमने इस जनरेटर को इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट किया है, और इनफाइनाइट बस बार का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है। सॉरी, जो एक्सेस है
वो उसको हम ऑलरेडी कांस्टेंट लेते हैं, शुरू से मैं बताता आ रहा हूं। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। यानी कि अगर हम पावर को बढ़ा रहे हैं, एक्टिव पावर को बढ़ाना चाहते हैं, या एक्टिव पावर को हमने बढ़ाया, तो जो डेल्टा है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके फेजर से और कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वोल्टेज को ले लेते हैं रेफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज को हमने ले लिया रेफरेंस। ये है आर्मेचर करंट IA1। इसको रेफरेंस लेके रिएक्टिव ड्रॉप बना लेते हैं। रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के रेफरेंस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा IA एक्सेस। इसे IA1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा IA1 एक्सेस, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, E, इंड्यूस्ड EMF, E। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्साइटेशन को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो E की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब E की वैल्यू कांस्टेंट है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा E की वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो एक कंपास लीजिए। कंपास लीजिए, यहाँ पे एक निडल रखिए और एक सर्कल बना दीजिए E के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताइए E क्या हो गया, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में जो E है वो हो गया रेडियस, और रेडियस किसी भी सर्कल का क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने एक रेफरेंस बना दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एक्साइटेशन को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा E है वो कांस्टेंट है, तो E का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये है हमारा E1, मान लीजिए इसे। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज करते हैं। IA1 पहले हमने क्या लिया था, लैग लिया था, जहां पे हमारा पावर फैक्टर एंगल था φ1। अब हम इसको इन फेज लेके देख लेते हैं, कैसे भी कर सकते हो आप, इन फेज। तो अब चेक करिए, IA1 के रेस्पेक्ट में जो ड्रॉप है वो हमेशा कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। तो यह आ जाएगा IA2 एक्सेस, और रिजल्टेंट हमें क्या दे देगा, E2। तो ये E कांस्टेंट रहने वाला है, आप E1 बराबर E2 ही रहेगा। ठीक, अब हम करंट को फिर से चेंज करते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा I3 लीडिंग में, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में हमने ड्रॉप दिखा दिया, जिसको हमने बोला ये क्या है, IA3 एक्सेस, और दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा बन गया E3। सही है। चलिए, अब E1 और VT के बीच में जो एंगल है वो है डेल्टा 1, तो E2 और VT के बीच में बन जाएगा डेल्टा 2, E3 और VT के बीच में बन जाएगा डेल्टा 3। तो अब बताइए मुझे, फाई को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, पावर फैक्टर है ना, ये पावर फैक्टर है फाई, जो कि करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में बन रहा है। तो अगर, या इस तरह से समझिए आप, देखिए इसको अगर हम एनालाइज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। यानी कि जो डेल्टा है, एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड EMF EA एंड टर्मिनल वोल्टेज VT इज इंक्रीजिंग, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। लाल वाला मैग्नीट्यूड देखिए, जो रिएक्टिव ड्रॉप है हमारा,
IA1XS, ये वाला मैग्नीट्यूड को अगर हम लेते हैं IA1XS, तो ये मैग्नीट्यूड तो छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू IA2XS, तो इट इज लेस देन IA2XS। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड कौन सा है? IA3XS, IA3XS। बट मैंने क्या बताया था, एक्सेस हमारा कांस्टेंट है, रिएक्टेंस को तो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो IA3 इज ग्रेटर देन IA2 इज ग्रेटर देन IA1। यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा अगर इंक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर डेल्टा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो एक्टिव पावर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्टिव पावर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स Q बाई P, यही होता है रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। तो Q डिक्रीज हुआ तो फाई डिक्रीज हो रहा है, और फाई डिक्रीज हो रहा है तो कॉस फाई हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कल मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर लोगे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा वीडियो। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस।